हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो टैक्स का हमने हर एक चैप्टर का बहुत ही ब्यूटीफुल सा वन शॉट रिकॉर्ड कर दिया है, जहां पे सारे के सारे चैप्टर्स को हमने बखूबी तरीके से खत्म करवा दिए हैं। अब बचता है टैक्स का थियरी। और आप लोगों के मन में, आप लोगों के जहन में एक ही सवाल है कि भैया थियरी कितना मार्क्स का आता है। तो थियरी बेटा 15 मार्क्स तक का आ सकता है। इसीलिए अगर कोई प्रैक्टिकल का चैप्टर छोड़ रहे हो तो इसके बदले थियरी भी करके जाओ दोस्तों, क्योंकि 15 मार्क्स का कवरेज है। थियरी ही आप लोगों को बचाएगा। इसके लिए ये थियरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधे घंटे का सेशन होने वाला है। आधे घंटे में आप 15 मार्क्स हासिल कर सकते हो दोस्तों। ये वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अब तुम्हारे एग्जाम की कसम। काइंडली अगर आपको लगता है कि भैया ने एफर्ट डाले हैं तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो भैया थियरी कहाँ है? थियरी का सजेशन आपने कहाँ दिया इस बार? तो बेटा डायरेक्ट टैक्स का जो मैट है ना, उसका पहला वाला चैप्टर ही थियरी है बेटा। उसका पहला वाला चैप्टर ही थियरी है। कब का दे चुका हूं हौले। अरे देख तो ले, हम लोग थियरी दे चुके हैं ऑलरेडी। कि डायरेक्ट टैक्स का जो मैट है ना, जो कि आप लोग को टेलीग्राम पे मिलेगा, तो काइंडली आप टेलीग्राम पे जुड़ोगे तब ना पता चलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ोगे तब ना पता चलेगा। तो जुड़ जाओ व्हाट्सएप ग्रुप में, जुड़ जाओ टेलीग्राम ग्रुप में, और जुड़ जाओ मेरे दिल के अंदर, आ जाओ मेरे दिल के अंदर, क्योंकि तुम लोग मेरे दिल में बसते हो। तो सुन हौले, आप लोगों का जो थियरी है ना, ये चैप्टर नंबर 1 है। यहां से 15 मार्क्स का आएगा। यहां अपने ये मैट में अपने थियरी दे दिए हैं ऑलरेडी। इसी को पढ़ना है बस, इसी को पढ़ना है भाई साहब। तो आइए समझते हैं, पढ़ते हैं इसको अच्छे से। सबसे पहला दिया हुआ है असेसमेंट ईयर। सबसे पहला क्या दिया हुआ है? असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के बारे में सेक्शन 2 क्लॉज 9 बोलता है। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है? असेसमेंट ईयर का मतलब होता है कि टैक्स देने वाला ईयर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर में कमाते हैं, और वही इनकम पे जो हमने प्रीवियस ईयर में कमाया है, वही इनकम का टैक्स हम लोग असेसमेंट ईयर में देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 24-25 में जो मैंने कमाया, 24-25 क्या है? मेरा प्रीवियस ईयर। अब आज के बाद 24-25 मेरा क्या हो जाने वाला है? प्रीवियस ईयर। तो 24-25 में जो भी मैं कमाऊंगा वो मैं असेसमेंट ईयर में टैक्स दूंगा। मेरा असेसमेंट ईयर क्या होगा? 25-26। तो भैया आपने तो 24-25 में बहुत कमाई है, आईफोन 17 प्रो भी ले लिया। ना भाई ना, बहुत गरीब इंसान हूं। ना भाई, उतना भी अमीर नहीं हूं भाई। तो 24-25 में जो भी मैंने कमाया है उसका टैक्स मैं कब दूंगा? 25-26 में दूंगा। सर क्या बोल रहे हो? मांग भरने की उम्र में टैक्स भरना सिखा रहे हो? चलो आ जाओ, सुनो 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 सुनो। तो ज्यादा हो गया ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि 24-25 मेरा प्रीवियस ईयर था, और 24-25 में मैंने जो भी कमाया था उसका टैक्स मैं कब भरूंगा? उसका टैक्स मैं अगले साल यानी 25-26 में भरूंगा। तो 25-26 इसमें असेसमेंट ईयर, एंड 24-25 इसमें प्रीवियस ईयर। तो असेसमेंट ईयर के बारे में क्या लिख सकते हो? तो असेसमेंट ईयर के बारे में यही लिखना कि असेसमेंट ईयर जो है ये एक 12 मंथ्स का पीरियड है। द असेसमेंट ईयर इज ए 12 मंथ्स पीरियड, जो कि शुरू होता है अप्रैल 1 से, यानी कल असेसमेंट ईयर शुरू होगा। कल अपना असेसमेंट ईयर 25-26 शुरू होगा दोस्तों। आज आज असेसमेंट ईयर 24-25 क्लोज हो जाएगा। कल 1 अप्रैल है, याद है? असेसमेंट ईयर जो है वो 1 अप्रैल को चालू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। 31 मार्च मतलब अगले साल 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि कल असेसमेंट ईयर चालू हुआ, यानी 1 अप्रैल 2026 को अगर असेसमेंट ईयर चालू हुआ, तो वो खत्म होगा कि 31 मार्च 2027 को असेसमेंट ईयर खत्म हो जाएगा। तो असेसमेंट ईयर वो साल है जो 12 मंथ्स का पीरियड होता है, जो अप्रैल 1 से चालू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। सिंपल सा लिखना है, द असेसमेंट ईयर इज ए 12 मंथ्स पीरियड दैट बिगिंस ऑन अप्रैल 1 एंड एंड्स ऑन मार्च ये 31। और असेसमेंट ईयर में क्या किया जाता है? असेसमेंट ईयर में पिछला साल जो अपने लोग पैसा कमाए उसका टैक्स अपने लोग असेसमेंट ईयर में भरते हैं। हाँ मुझे भी पता है, ज्ञान मत दीजिएगा। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल ज्ञान भी देने लगे हैं कि सर लेकिन कभी कभी ऐसा ऐसा केसेस होता है जहां पे प्रीवियस ईयर में ही असेसमेंट ईयर का टैक्स भरना पड़ता है। वो मुझे पता है, इतना इतना नॉलेज मुझे है, आपको ज्ञान नहीं देना पड़ेगा। तो कुछ कुछ ऐसे सिनेरियोज है जहां पे प्रीवियस ईयर ही आपका असेसमेंट ईयर बन जाता है। उसके लिए अलग से बात करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ के रखिए कि असेसमेंट ईयर मतलब वो ईयर जिस साल में हम लोग टैक्स भरते हैं। किसका टैक्स?
पिछले साल का टैक्स, पिछले साल का टैक्स आप इस साल भरोगे, इस साल का टैक्स आप अगले साल भरोगे। प्रीवियस ईयर का टैक्स आप असेसमेंट ईयर में भरते हो, सीधा सा बात है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग दिस टाइम द इनकम अर्नड इन द प्रीसीडिंग ईयर नोन एज द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड फॉर द टैक्स पर्पसेस, कि पिछले साल जो कमाए, जिसको आप लोग प्रीवियस ईयर बोलते हो, उसका टैक्स आप इस साल भरोगे। और एग्जांपल्स के लिए आप लोग लिख देना, एग्जांपल्स के लिए लिख देना, इफ यू अर्नड इनकम बिटवीन अप्रैल 1 2023 एंड मार्च 31 2024 यू विल फाइल योर टैक्स रिटर्न्स इन द असेसमेंट ईयर 2024-25, ऐसे करके एग्जांपल्स लिख देना। सीधा सा बात है, एक वर्ड में आंसर कि असेसमेंट ईयर क्या होता है भैया, टैक्स भरने वाला ईयर। प्रीवियस ईयर में जो कमाए हैं उसका टैक्स अपने लोग असेसमेंट ईयर में भरेंगे। तो भैया प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर का मतलब इनकम कमाने वाला ईयर, जिस साल टैक्स पेयर जो है इनकम कमाता है, मतलब इस साल अगर मैं इनकम कमा रहा हूं, अगले साल मैं उसका टैक्स भरूंगा। इस साल अगर मैं इनकम कमा रहा हूं, अगले साल मैं उसका टैक्स भरूंगा, सीधा सा बात है। पिछले साल जो मैंने इनकम कमाई थी वो मेरा प्रीवियस ईयर है बेटा जी, ठीक है। तो द प्रीवियस ईयर रेफर्स टू द फाइनेंशियल ईयर इन विच टैक्स पेयर अर्न्स देयर इनकम, द पीरियड बिगिंस विद अप्रैल 1 एंड एंड्स ऑन मार्च 31। तो प्रीवियस ईयर भी जो है अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है और मार्च 31 को क्लोज होता है। द इनकम अर्नड ड्यूरिंग द पीरियड इज टैक्स इन द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर, सीधा सा बात है। क्लियर है? तो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, इनकम कमाने वाला ईयर, असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है, टैक्स देने वाला ईयर। ओके भैया, समझ गए। अब बात करते हैं पर्सन के डेफिनेशन पे, आएगा ये वाला चीज। तो पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 31 बात करता है पर्सन की डेफिनेशन के लिए, याद कर लीजिएगा इसका सेक्शन, ठीक है। तो पर्सन के बारे में बात करता है सेक्शन 2 क्लॉज 31, ठीक है। तो एक पर्सन में कौन कौन आता है, एक पर्सन की डेफिनेशन में क्या सिर्फ एक इंडिविजुअल आता है? आप बोलोगे सर पर्सन का मतलब तो व्यक्ति, हम जैसा, आप जैसा, एक व्यक्ति, एक जिंदा व्यक्ति, एक जिंदा व्यक्ति को आप पर्सन बोलोगे? नहीं, ना 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 ना। एक पर्सन के डेफिनेशन में एक इंडिविजुअल भी आता है, एक एचयूएफ भी आता है, एक कंपनी भी आती है, एक पार्टनरशिप फर्म भी आता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी आता है, लोकल अथॉरिटी भी आता है और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी आता है। तो दोस्तों आपको ये पर्सन देख के लग रहा होगा पर्सन का मतलब होता है सर एक जिंदा आदमी। जिंदा आदमी को आज तक तो भैया इतना इंग्लिश हम लोग पढ़े हैं भैया, एक जिंदा आदमी को पर्सन बोला जाता है, एक सुंदर नारी को पर्सन बोला जाता है, एक लातखोर आदमी को पर्सन बोला जाता है। आज तक तो सिर्फ इतना पढ़े हैं, एक जिंदा आदमी को अपने लोग पर्सन बोलते हैं। लेकिन ये टैक्स में उसका अलग मीनिंग है। टैक्स में बात करता है सेक्शन 2 क्लॉज 31, ये टैक्स में पर्सन का अलग मीनिंग है। टैक्स में पर्सन का मतलब होता है ए इंडिविजुअल या एचयूएफ को भी पर्सन बोल सकते हो आप। इंडिविजुअल भी पर्सन आता है, एचयूएफ भी को एचयूएफ को भी एक पर्सन बोल सकते हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक कंपनी भी पर्सन बोला जाता है, एक पार्टनरशिप फर्म को भी पर्सन बोला जाता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स, ग्रुप ऑफ पीपल्स को भी आप पर्सन बोल सकते हो। लोकल अथॉरिटी, आपके जो लोकल अथॉरिटीज है जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, ग्राम पंचायत, उसको भी आप पर्सन के डेफिनेशन में आते हैं, वो सब इंक्लूड्स होता है ये सब। और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन से यूनिवर्सिटीज हो गई, जैसे सीयू, सीयू जैसे अपना भिकमंगा यूनिवर्सिटी अपना अपना पागल यूनिवर्सिटी, जोकर 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 यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटीज आ गई, जैसे वो टेम्पल आ गई, इवेंट डीटीज आ गई। तो ये सब क्या है, ये सब ये पर्सन के डेफिनेशन में आता है। तो पर्सन के डेफिनेशन में कौन कौन आता है बताओ जी? सब पर्सन के डेफिनेशन में आता है इंडिविजुअल, आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं और एग्जांपल्स लिख देना। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब एक जिंदा आदमी, इंडिविजुअल का मतलब क्या है, एक जिंदा आदमी। फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब समझे ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो लोग जो बिजनेस करता था, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक एचयूएफ को भी अपने लोग पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं बेटा। फिर आप लोग जो कंपनीज देखते हो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा वगैरह वगैरह, वो भी पर्सन के डेफिनेशन में आता है। फिर एक पार्टनरशिप फर्म को भी आप पर्सन के डेफिनेशन में लाते हो। एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब इकट्ठे लोग, एक समाज, एक काम के लिए जो जुड़ते हैं विद ए कॉमन पर्पस, एक कॉमन पर्पस के लिए जो समाज जुड़ती है उसको भी पर्सन के डेफिनेशन में आप लाते हो। और लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये 7 चीज
हम आपको कितना चीज पढ़ाए? 7 चीज जो पढ़ाए ये पर्सन के डेफिनेशन में आता है। आपको नाम लिख के आ जाना, सिर्फ नाम लिख के आ जाना सिर्फ, और एग्जाम्पल लिख के आ जाना। तो पर्सन के डेफिनेशन में कौन आता है सर? इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब BOI, ये दोनों एक साथ आता है। लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सातों चीज बेटा पर्सन के डेफिनेशन में आता है। आज से आप लोग वीक का नाम मंडे ट्यूसडे नहीं याद करोगे, ऐसे याद करना, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, AOI, AOP, ठीक है, AOP सॉरी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये 7 चीज जो है ये पर्सन के डेफिनेशन में आता है। आप लोग को समझा दिए, बोलो राम राम। एक बार आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। जो लोग आज कमेंट करेगा उसकी शादी जल्दी हो जाएगी। जो लोग भी आज कमेंट करेगा उसकी शादी जल्दी हो जाएगी। चलिए आइए, यहां पे बोला हुआ है कि वाई प्रीवियस ईयर इज ऑलवेज 12 मंथ्स। वाई नहीं, यहां पे अपने को बोला है क्या प्रीवियस ईयर हमेशा 12 मंथ्स का रहता है? एक्सप्लेन। मैं बोलूंगा नहीं, प्रीवियस ईयर कभी भी 12 मंथ्स का नहीं रहता है। प्रीवियस ईयर कभी भी 12 मंथ्स का नहीं रहता। जिस साल आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उस साल ये भी तो हो सकता है कि अप्रैल से स्टार्ट नहीं किए, जून से स्टार्ट किए, जुलाई से बिजनेस स्टार्ट किए। तो क्या प्रीवियस ईयर क्या 12 मंथ्स का है? मान लो कि मैंने ट्यूशन पढ़ाना चालू किया, मान लो कि मैंने ट्यूशन पढ़ाना चालू किया अगस्त 2024 से, और तब 2025 को मेरा प्रीवियस ईयर का 12 मंथ्स क्या होगा? नहीं भैया, अगस्त से काउंट होगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पे 5 महीना, वहां पे 3 महीना, सिर्फ 9 महीने का प्रीवियस ईयर होगा। मान लीजिए एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, वो अप्रैल 1 से ही स्टार्ट करेगा, ये कहां पे लिखा हुआ है? वो अगस्त से भी तो स्टार्ट कर सकता है, दिसंबर से भी तो स्टार्ट कर सकता है। तो यहां पे बोला हुआ है कि हमेशा प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स का नहीं रहता। हमेशा तुम्हारा पिछला वाला साल जो है वो 12 मंथ्स का नहीं रहता। अगर बिजनेस मैंने अगस्त से स्टार्ट किया तो वो क्लोज तो मार्च में ही जाके होगा। तो 9 महीने का प्रीवियस ईयर है, इसका मतलब 9 महीने का प्रीवियस ईयर है। तो जब एक बिजनेसमैन पहली पहली बार जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका प्रीवियस ईयर ये 12 मंथ से कम भी हो सकता है, 12 मंथ्स, 11 मंथ्स, कितना भी हो सकता है। जब से वो स्टार्ट किया है तब से मार्च 31 को देखा जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ एज पर सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द प्रीवियस ईयर इज डिफाइंड एज द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्नड एज ए टैक्स पेयर। तो प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि इनकम कमाने वाला साल। और अगर आप बिजनेस ही अगस्त से स्टार्ट किए हो, सितंबर से स्टार्ट किए हो, तो व्हाई द हेल वी कॉल प्रीवियस ईयर इज ऑलवेज 12 मंथ्स? क्यों? प्रीवियस ईयर हमेशा 12 महीने का नहीं होता। अगर आपने बिजनेस ही सितंबर से स्टार्ट किया, अक्टूबर से स्टार्ट किया, क्लोज तो हो जाना है बेटा मार्च में ही, तो वो 12 मंथ्स का है नहीं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि आप अप्रैल से स्टार्ट ना करो, हो सकता है आप मई से, जून से, जुलाई से, अगस्त से स्टार्ट करो। तो वहां से प्रीवियस ईयर का काउंटिंग होगा। हमेशा जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स का ही हो। किसी को लिखना है, किसी को लिखना है। तो प्रीवियस ईयर जो है ये 1 अप्रैल से चालू होता है और खत्म कब होता है? मार्च 31 को चालू, मार्च 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 31 को खत्म होता है। तो हमेशा पहले ना प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन लिख देना, प्रीवियस ईयर का यहाँ पे डेफिनेशन लिख देना। उसके बाद लिखना कि अगर मान लो कि कोई न्यूली स्टैब्लिश्ड बिजनेस है बेटा, हाउएवर देयर इज एक्सेप्शंस फॉर ए न्यूली स्टैब्लिश्ड बिजनेस। अगर मान लो कि कोई एक नया सा बिजनेस है, तो उस केस में हो सकता है कि आपका प्रीवियस ईयर जो है वो लेस देन 12 मंथ्स हो। उस केस में हो सकता है कि आपका प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ्स हो। हाउएवर देयर इज एक्सेप्शंस for a newly established business or profession. In such case, the previous year begins from the date of commencement of business and ends on the following March 31st, which might make the period less than 12 months. तो अगर आप पिछला साल नया नया बिजनेस खोले हो, अगस्त या सितंबर के महीने में खोले हो, तो 12 मंथ्स नहीं भी हो सकता है प्रीवियस ईयर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वो कौन से केसेस है जहां पे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम है। वो कौन से केसेस है जहां पे असेसमेंट ईयर जो है और प्रीवियस ईयर जो है वो सेम है। मतलब कि सरकार को भरोसा नहीं है तुम पे, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स मांग लिया जाता है। वो कौन से केसेस ऐसे हैं जहां पे प्रीवियस ईयर में ही एक बंदे से टैक्स मांग लिया जाता है, बोलता है कि तुम पे भरोसा नहीं है, तुम अपना प्रीवियस ईयर पे ही टैक्स देके जाओ।
सबसे पहले वो पर्सन जो इंडिया को परमानेंटली लीव कर रहा है, सबसे पहले वो इंसान जो इंडिया को छोड़ रहा है, परमानेंटली इंडिया को छोड़ के जा रहा है, अगर कोई ऐसा इंसान है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इंडिया को छोड़ के परमानेंटली जा रहा है, तो गवर्नमेंट उस पर भरोसा नहीं करती। वो बोलती है तुम आओगे नहीं आओगे इसका तो कोई भरोसा नहीं भाई, तुम इस साल टैक्स देके जाओ। उसके लिए प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर रहता है बेटा। मतलब जिस साल वो कमाता है उसी साल वो टैक्स देके जाता है भाई। कि तुम इंडिया से जा रहे हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, विजय माल्या ना बन जाओ, इसके लिए बेटा प्रीवियस ईयर में ही अपना टैक्स भर के जाओ। तुम जिस साल कमाया उसी साल चुपचाप टैक्स भर के जाओ तुम। एमिंग टू अवॉइड टैक्सेशन। अब ना सरकार को किसी किसी पे शक लगता रहता है, यार ये तो छोटा आदमी, ये तो छोटा आदमी, ये तो कभी टैक्स भरता ही नहीं है। सरकार को किसी किसी पे शक हो जाता है कि ये तो छोटा आदमी, ये तो किसी ये तो ये तो बहुत ये टैक्स वैक्स चुराता है, ये तो टैक्स भरता ही नहीं है। तो अगर सरकार को आप पे ऊपर टैक्स आपके ऊपर अगर मान लीजिए शक हो गई है, तो सरकार बोलेगी तुम जिस साल कमाएगा बेटा उसी साल तुम टैक्स देगा। जिस साल तुम कमाएगा उसी साल टैक्स देगा। योर प्रीवियस ईयर इज सेम एज असेसमेंट ईयर। मतलब अगर अगर सरकार को शक हो गया है बेटा कि आप फ्रॉड करोगे, आप टैक्स नहीं भरोगे, तो सरकार आपसे बोल सकती है कि तुम प्रीवियस ईयर में कमाया तो उसी साल टैक्स भरना। और ये डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अगर आपका बिजनेस जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया, मतलब उसी के उसी साल आप बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहे हो, तो आपके लिए असेसमेंट ईयर वाला रूल नहीं है। आपका प्रीवियस ईयर ही आपका असेसमेंट ईयर बन जाएगा, उसी साल आप टैक्स भरो। मतलब मान लो कि बिजनेस बंद कर दे रहे हो उसी साल, तो गवर्नमेंट को आपके ऊपर भरोसा नहीं है कि अगले साल आप टैक्स भी भरोगे कि नहीं। उस केस में प्रीवियस ईयर ही आपके असेसमेंट ईयर है। और फोर्थ केस भी हो सकता है। फोर्थ केस हो सकता है कि अगर आप शिपिंग कंपनी में काम करते हो, अगर आप इंडियन शिपिंग कंपनी में काम करते हो, इफ यू आर एम्प्लॉयड इन इंडियन शिपिंग कंपनी, अगर आप शिप से जाते रहते हो, तो एक शिप गई तो 6 महीना बाद 8 महीना बाद आएगी ना, रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको पढ़ाया था। अगर आप एक शिपिंग कंपनी में काम करते हो बेटा ना, तो उस केस में भी आपका जो प्रीवियस ईयर है वो असेसमेंट ईयर से एकदम सेम टू सेम रहेगा। तो ये 4 पॉइंट पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। तो सर किसके किसके लिए प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम है? मतलब कि जिस साल तुम कमाए हो उसी साल तुमको टैक्स भरना पड़ेगा। यहां पे सरकार बोलती है कि बेटा तू जिस साल कमाया उसी साल तू टैक्स भर। सो कौन कौन है? सबसे पहले पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, मतलब वो पर्सन जो इंडिया को छोड़ने वाला है, जाने वाला है इंडिया को छोड़ के, तो उससे सरकार बोलती है जा बेटा तू जा इंडिया को छोड़ के जा, लेकिन जिस साल तू कमाया उसी साल तू टैक्स भर के जा। तुम पे भरोसा नहीं है कि तुम अगले साल आके टैक्स भरेगा। जिस साल तू कमाया उसी साल टैक्स भर के जा। फिर वो इंसान जो हमेशा फ्रॉड करता रहता है, उस पे शक है गवर्नमेंट को, तो उसको उसको पर्सनली बोल सकता है गवर्नमेंट कि तुम अपना प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरो। आपका प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर है, तुम जिस साल कमाएगा उसी साल तुम टैक्स भर। तुम पे भरोसा नहीं है, तुम चोर चट्टा आदमी है, तुम चोर आदमी है। फिर ये डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अगर मान लो कि बिजनेस को तुमने डिसकंटिन्यू कर दिया इसी साल लॉस वॉस के कारण या कुछ भी, तो उसी साल तुमको टैक्स भरना पड़ेगा। बिकॉज गवर्नमेंट को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आपके बाबू को भी आपके ऊपर भरोसा नहीं है, तो गवर्नमेंट को क्या रहेगा? आजकल का बाबू लोगों को भी बाबू के ऊपर भरोसा नहीं है बाबू, तो गवर्नमेंट को क्या रहेगा कि अगर तुम्हारा बिजनेस बेटा डिसकंटिन्यू हो रहा है तो उसी के उसी साल तुमको टैक्स भरना पड़ेगा। फिर शिपिंग शिपिंग कंपनी, ठीक है। फिर शिपिंग कंपनी, शिपिंग कंपनी में जो काम करता है बेटा, शिपिंग कंपनी में जो एम्प्लॉय काम करता है, तो वो अपना टैक्स जो है वो प्रीवियस ईयर में ही भरता है। जिस साल वो कमाता है उसी साल वो टैक्स भरता है। बिकॉज गवर्नमेंट को उसके ऊपर भी भरोसा नहीं है। बिकॉज एक शिप जो जाता है, शिप जो होता है, शिप मतलब वो 6-6 महीना 8-8 महीना बाद आता है, इसी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जीटीआई क्या होता है? जीटीआई क्या होता है? जीटीआई का मतलब होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी और अदर सोर्सेस का इनकम को अगर आप प्लस कर लेते हो तो इसको बोलते हैं जीटीआई। जीटीआई का मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम। अगर आप इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के इनकम को ऐड कर दोगे, इसको बोलेंगे दोस्तों जीटीआई। तो जीटीआई का मतलब क्या होता है? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम रेफर्स टू द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल बिफोर एनी डिडक्शन
मतलब बिफोर इन डिडक्शन। अगर आप लोग इसको ऐड कर दोगे ना कि कितना सैलरी से कमाए, कितना हाउस प्रॉपर्टी से कमाए, कितना बिजनेस से कमाए, कितना कैपिटल गेन से कमाए, कितना अदर सोर्सेस से कमाए, इसको ऐड जो कर दोगे ना तो आपका क्या निकल जाएगा, जीटीआई, बिफोर एनी डिडक्शन। बिना कोई डिडक्शन लिए हुए जो निकलेगा वो अमाउंट, उसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। अब टोटल इनकम मतलब क्या होता है, टोटल इनकम मतलब होता है फाइनल इनकम। सारा का सारा डिडक्शन लेने के बाद जो इनकम आपका निकलता है, मतलब सारा का सारा ये ले लिए, लेस कर दिया डिडक्शन। अगर आपने वो डिडक्शन विडक्शन सब लेस कर दिया तो उस वो जो निकलता है उसको बोलते हैं अपने लोग टोटल इनकम। तो टोटल इनकम मतलब क्या है, जो फाइनल इनकम है, जो कि सारा का सारा डिडक्शन लेके बनता है। तो मतलब कि जीटीआई का मतलब क्या है, जीटीआई का मतलब है अगर सारा का सारा हेड को तुम प्लस कर दिया तो उसको बोलते हैं जीटीआई, और उसमें से अगर सारा का सारा डिडक्शन लेस कर दिया और अपना फाइनल वाला इनकम निकाला, फाइनल वाला इनकम, फाइनल वाला टोटल टैक्सेबल इनकम निकाला, तो उसको बोलते हैं दोस्तों टोटल इनकम। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं 7 कि टैक्स प्लानिंग क्या होता है। टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग का मतलब है, टैक्स टैक्स प्लानिंग का मतलब पता है क्या होता है, कि टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि हम लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अपना टैक्स को प्लान करेंगे। हम लॉ के हिसाब से चलेंगे, हम गुड बॉय हैं, हम कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे, हम फ्रॉड नहीं करेंगे, हम लीगल रूल्स के हिसाब से अपना टैक्स को अच्छे से प्लान करेंगे। जहां जहां हमको डिडक्शन लेना चाहिए उस उसका हम लोग यूज करेंगे, और लीगल रूल्स के हिसाब से हम लोग अपना टैक्स को बचाएंगे। जो भी एथिकल है, जो भी लीगल है, जो भी लीगल प्रोसेस है, एथिकल प्रोसेस है, हम चोर चमाड़ीगिरी नहीं करेंगे, हम चोर चुट्टागिरी नहीं करेंगे, लीगल रूल्स के हिसाब से अपना टैक्स को बचाएंगे। उसको बोलते हैं दोस्तों टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है, टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है, टैक्स प्लानिंग रेफर्स टू द लीगल एंड एथिकल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वंस फाइनेंशियल अफेयर टू minimize tax liability within the framework of the law. It involves utilizing deduction, exemption, rebates provided by the income। मतलब इनकम टैक्स एक्ट में जो भी डिडक्शंस दिए गए हैं उसका अगर हम फायदा उठाते हैं, जैसे एटीसी, एटीडी, एटीई, जो भी अपने को छूट दी गई है, जो भी अपने को डिडक्शंस दी गई है, उसका प्रॉपरली फायदा उठा के लीगल तरीके से अपना टैक्स को बचा रहे हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या है, लीगल तरीके से टैक्स बचाना, लीगल तरीके से टैक्स बचाना। मतलब चोर चुट्टागिरी नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऐसे ऐसे कुछ फ्रॉड व्रॉड नहीं कर रहे हैं। अगर लीगल तरीके से अपना टैक्स को बचा रहे हैं तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं बेटा, टैक्स प्लानिंग। जैसे 80C 80D का डिडक्शन ले लिए भैया, और लीगल तरीके से अपना टैक्स बचा लिए, जो लॉ है लॉ का सम्मान किए, उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। अब टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है अपना इनकम टैक्स में ना बहुत सारा टैक्स लूप होल्स है। अपना इनकम में अपना इनकम टैक्स में जो है बहुत सारा टैक्स का लूप होल्स है। सीए लोग एकदम दिमाग लगाता रहता है, चतुर चतुर दिमाग। सीए लोग इतना इतना पैसा पैसा कैसे कैसे छापता है पता है तुम लोगों को? सीए लोग जो है इतना इतना पैसा कैसे छापता है, दिमाग लगा के, चोरी करके, लूप होल्स फाइंड कर, मतलब कि चोरी नहीं है, एक्चुअली लूप होल्स फाइंड करके। अपना टैक्स में ना, अपना इनकम टैक्स में इतना बड़ा टैक्स है ना, उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स खोज के उसका मजा दिलाता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। कोविड के टाइम में, ठीक है, कोविड के टाइम में, नहीं नहीं कोविड के टाइम में नहीं, जब अपने देश में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जब अपने देश में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है, तो पुराने पुराने नोट थे, बिजनेसमैन लोग परेशान वरसान हो गए, क्या करे क्या करे क्या करे, इतना इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है, मोदी जी ने अचानक आके नोटबंदी कर दी, इतना इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है, क्या करे सर। तो वो लोग ना सीए से मिलने गए, इधर से सीए से मिलने गए वो लोग। और जब सीए से मिलने गए, सीए अपना बुद्धि उद्धि निकाला और बोला कि आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, आपके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं। वो बोला कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, 1 करोड़ रुपए कैश में पड़े हुए हैं, ठीक है, हम बता रहे हैं आप लोगों को डिमोनेटाइजेशन में ऐसा ऐसा हुआ था, मेरे पास 1 करोड़ रुपया कैश में पड़ा हुआ है। वो सीए ऐसे करके बोला कि एक काम करो कि कोई पंडित को सेट करो, कोई बड़ा सा मंदिर का पंडित को सेट करो, और उसको 1 करोड़ रुपया डोनेट कर दो, और उसके साथ टर्म्स कर लो कि हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे,
और अब आप हमको किसी भी तरीके से आप हमको किसी भी तरीके से 99 लाख जो है वो ट्रांसफर कर देना, तो ब्लैक का व्हाइट हो गया पूरा। ये सब कुछ भी नहीं है बाबू, ये सब टैक्स, ये सब कुछ भी नहीं है। ऐसा ऐसा बहुत केसेस है, लूपहोल्स का फायदा उठाना। ठीक है, मतलब कि अगर आप टैक्स के लूपहोल्स का ही फायदा उठाते हो और कुछ ना कुछ करते हो, उसको क्या बोलते हैं? टैक्स अवॉइडेंस। हालांकि ये तो भैया टैक्स इवेजन है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, टैक्स इवेजन है। लेकिन टैक्स का बहुत सारा लूपहोल्स भी है, जिस लूपहोल्स का फायदा उठा के आप टैक्स को बचा सकते हो। ये टेक्निकली गलत तो नहीं है, ये टेक्निकली लीगल है, गलत तो नहीं है, ये गलत तो नहीं बोल सकते, लेकिन एथिकली ये करेक्ट नहीं है। अपना मन की अगर बात सुनो तो वो करेक्ट नहीं है। तो मन की कौन सुनने जाता है इंडिया में? इंडिया में मन की कौन सुनने जाता है? ठीक है, तो टैक्स का लूप होल्स का अगर आप फायदा उठा के कुछ ऐसा काम करते हो तो इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, तो टैक्स अवॉइडेंस इन्वॉल्व्स अरेंजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी टू एक्सप्लॉइटिंग लूप होल्स इन द टैक्स लॉस। मतलब लूप होल्स को पता करना कि टैक्स में क्या क्या लूप होल्स है, उसका यूज करके तुम्हारा टैक्स को बचा देंगे। इसको अपने लोग बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। फिर टैक्स इवेशन, मतलब टैक्स की चोरी करना, खुलेआम चोरी करना, सीधा सा बात है, टैक्स की चोरी करना। आप इनकम छुपा रहे हो अपना, आप इनकम छुपा रहे हो अपना, इनकम छुपा रहे हो, या ज्यादा इनकम दिखा रहे हो या कम इनकम दिखा रहे हो, कि ज्यादा इन्फ्लेशन मतलब कि ज्यादा एक्सपेंसेस दिखा रहे हो, इसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। ठीक है, तो टैक्स इवेजन इज ए इलीगल एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस वेयर ए टैक्स पेयर वुड डिलिबरेटली अवॉइड्स पेइंग टैक्स। मतलब अगर टैक्स पेयर टैक्स वैक्स नहीं भरता है, अपना इनकम को छुपाता है, अपना एक्सपेंसेस को बढ़ा के दिखाता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इसको अपने लोग बोलते हैं टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन। अब बात करते हैं टैक्स मैनेजमेंट। अब टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है? टैक्स मैनेजमेंट रेफर्स टू द एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ ऑल टैक्स रिलेटेड मैटर। अगर आप सारे के सारे टैक्स रिलेटेड मैटर्स को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हो, उसको बोलते हैं दोस्तों कि टैक्स मैनेजमेंट। कि प्रॉपरली आप सारा का सारा रिटर्न्स वगैरह, सारा का सारा टैक्स आप सही तरीके से भरते हो, प्रॉपरली आप सब कुछ टैक्स रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करते हो, उसको बोलते हैं दोस्तों टैक्स मैनेजमेंट। तो इन चारों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सबसे पहले टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या होता है? लीगल तरीके से टैक्स को बचाना। फिर टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? कि टैक्स के लूप होल्स का फायदा उठा के टैक्स को बचाना। जितना भी लूप होल है ना, इतना सारा तो लूप होल्स है, लूप होल्स का फायदा उठा के टैक्स को बचाना। अब टैक्स इवेजन का मतलब क्या? चोरी करना, कि इनकम इनकम हम कम दिखाए, एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाए, और मान लो कि टैक्स वैक्स नहीं पे कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन नहीं नहीं वो दे रहे हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन छुपा रहे हैं, उसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। और टैक्स मैनेजमेंट मतलब क्या? टैक्स मैनेजमेंट मतलब प्रॉपरली मैं आईटीआर वाईटीआर भरता हूँ, प्रॉपरली सब कुछ रिटर्न्स वगैरह सब कुछ सही से कर रहा हूँ, मैं टैक्स के रिलेटेड काम अच्छे से कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं टैक्स मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो फाइनेंशियल ईयर एक 12 मंथ्स का पीरियड होता है, जो कि अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है और मार्च 31 को क्लोज हो जाता है। सिंपल सा बात लिखना है आप लोगों को, और क्या। फाइनेंशियल ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर एक 12 मंथ्स का पीरियड होता है, जो कि अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है और मार्च 31 को हर साल क्लोज हो जाता है। सीधा सा बात है, फाइनेंशियल ईयर के लिए उतना ज्यादा घबराना नहीं है। फिर बात है असेसी किसको बोलते हैं? असेसी, असेसी का डेफिनेशन क्या है? तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 7, असेसी के बारे में सेक्शन सेक्शन 2 क्लॉज 7 बोलता है असेसी कौन होता है। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, एन असेसी इज ए पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और ए सम ऑफ मनी। असेसी वो इंसान है जो टैक्स भरेगा, जो टैक्स भरने वाला है, उसको बोलते हैं दोस्तों असेसी। जो टैक्स भरने वाला है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? असेसी। तो ए पर्सन हुज इनकम इज बीइंग असेस्ड, वो पर्सन जिसका इनकम असेस किया जाएगा, वो पर्सन जो लायबल है टू पे इंटरेस्ट टू पेनाल्टीज और सम अंडर द एक्ट। अगर कुछ ऐसा अगर मान लीजिए गड़बड़ी फड़बड़ी हो गई, तो इंटरेस्ट भी वही भरेगा, पेनाल्टी भी वही भरेगा, फाइन भी वही भरेगा। एंड ए रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पर्सन हु इज नो लॉन्गर अराइव। मान लीजिए कि कोई मर गया, उसके बदले में कोई दूसरा 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 टैक्स भरने आया ना। मान लीजिए कि कोई मर गया, उसका जो टैक्स है,
उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी बढ़ सकता है। उस केस में वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स क्या बन जाएगा, असेसी बन जाएगा। ए रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ए पर्सन हु इज नो लॉन्गर अराइव, मतलब वो टैक्स भरने वाला था लेकिन वो मर गया, अब उसका टैक्स हम भरेंगे। तो हम उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम उसके वाइफ हैं या बच्चे हैं या हस्बैंड है, कुछ भी है, सीधा सा बात है, उसको बोलते हैं असेसी। तो असेसी मतलब कौन, जो टैक्स भरेगा, जो टैक्स भरने वाला व्यक्ति को अपने लोग क्या बोलते हैं, असेसी। मैं टैक्स भरूंगा मतलब मैं असेसी, ठीक है। अब देखिए कैपिटल असेट एंड ट्रांसफर। कैपिटल असेट का वो डेफिनेशन हम लोग कैपिटल गेन में ऑलरेडी बता चुके हैं, वापस बता के कुछ फायदा नहीं। कैपिटल असेट मतलब जो भी प्रॉपर्टीज आपके पास है, जो भी प्रॉपर्टीज, जितनी भी प्रॉपर्टीज आपके पास है, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजेबल हो, इनटेंजेबल हो, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल असेट्स। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स, बॉन्ड्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल असेट, कैपिटल असेट। और ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर का मतलब होता है सेल, ट्रांसफर का मतलब होता है सेल। तो ट्रांसफर का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 47 में दिया हुआ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। ट्रांसफर रेफर्स टू द एक्ट ऑफ सेलिंग, एक्सचेंजिंग, रिलिंक्विशिंग, एक्सटिंग्विशिंग एक्ट ऑफ द कैपिटल असेट। अगर आप कैपिटल असेट को बेच रहे हो उसको बोलते हैं ट्रांसफर। तो कैपिटल गेन वाला नोट्स पढ़िएगा आप लोग। तो कैपिटल गेन के नोट्स में ये सब सब लिखवाए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से लिखवाए हैं बाबू। कैपिटल गेन का नोट्स पढ़िएगा आप लोग, समझ जाइएगा। फिर बात करते हैं 54F क्या बात करता है। 54F, तो 54F बात करता है, अच्छा, तो the section 54, the section provide relief from capital gain if proceeds of the sale of a capital assets अदर देन रेसिडेंशियल हाउस आर यूज टू परचेज ए रेसिडेंशियल हाउस। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास कोई सा भी कैपिटल असेट है, कोई सा भी कैपिटल असेट है रेसिडेंशियल हाउस को छोड़ के, कोई सा भी अगर आपके पास कैपिटल असेट है रेसिडेंशियल हाउस को छोड़ के, तो उसको बेच के आप एक नया रेसिडेंशियल हाउस खरीद सकते हो, उसको बेच के नया रेसिडेंशियल हाउस खरीद सकते हो। तो काइंडली आप लोग कैपिटल गेन का वीडियो में जाइए, कैपिटल गेन के वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे से ये सब सब समझाया गया है। तो 54F कैपिटल गेन के वीडियो से कर लीजिए आप लोग, ठीक है, काइंडली काइंडली आप लोग कैपिटल गेन के वीडियो से कर लीजिए। फिर सेक्शन 54B क्या बोलता है, सेक्शन 54B बोलता है द सेक्शन अलाउज ए डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड प्रोवाइडेड द प्रोसीड्स आर री इन्वेस्टेड। मतलब अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर आप फार्मर है, अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको बेच के एक नया एग्रीकल्चरल लैंड आप खरीद सकते हो। सेक्शन 54B ये बोलता है कि अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको बेच के एक नया एग्रीकल्चरल लैंड आप खरीद सकते हो चाहो तो। एंड द लैंड सोल्ड मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पस और द पेरेंट्स फॉर एटलीस्ट, मतलब वो लैंड को आपको एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज करना पड़ेगा और 2 years बिफोर इट ट्रांसफर, ठीक है। और वो परचेज जो करोगे, वो जो लैंड परचेज करोगे, आप 2 साल के अंदर अंदर परचेज कर लेना, 2 साल के अंदर अंदर परचेज कर लेना। मतलब सेक्शन 54B क्या बोलता है कि आपके पास अगर एक एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसको बेच के आप दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड खरीद सकते हो, आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एक एग्रीकल्चरल लैंड को बेच के दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड आप खरीद लेना, ठीक है। अच्छा, सो कैपिटल गेन इन केस ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर का मतलब क्या, जो जो शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है उसको बोलते हैं बोनस शेयर। Bonus share are issued to the existing shareholder at free of cost, so their cost of acquisition is considered nil for the taxation purpose. तो बोनस शेयर क्या होता है, बोनस शेयर होता है फ्री शेयर्स, फ्री शेयर्स। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी आप अपना लैंड बेच दिए कंपनी को और कंपनी आपको फ्री शेयर दे दिया, सीधा सा बात है। उसको उसको बोलते हैं कैपिटल गेन इन केस ऑफ बोनस शेयर। ये कंपनी को आप अपना लैंड बेच दिए और फ्री में शेयर्स आप लोगों को दे दिया वो, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि 5 इनकम टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ऐसा 5 इनकम बताओ, ऐसा 5 इनकम का नाम बताओ जो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होते हैं, क्या क्या। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, डिविडेंड इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, रेंटल इनकम फ्रॉम अनयूज्ड लैंड और असेट्स एंड गिफ्ट रिसीव्ड्स। तो ये सब ऐसे ऐसे इनकम है, जैसे कि फैमिली फैमिली पेंशन भी लिख सकते हो, फैमिली पेंशन। तो ये सब ऐसे ऐसे इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होते हैं। नाम लिखना है, सिर्फ नाम लिखना है, और क्या, नाम लिखना है।
इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट, डिविडेंड इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरी गेम्स, गिफ्ट रिसीव्ड और फैमिली फैमिली पेंशन। तो 5 ऐसे इनकम का नाम लिख देना जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है। फिर दिया हुआ है कि 5 इनकम्स विच आर फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कि 5 ऐसे इनकम का नाम बताओ जिस पे टैक्स नहीं लगती, जिस पे टैक्स लगती नहीं है। जैसे कि सबसे पहले एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में आप लोगों को बताया गया था, एग्रीकल्चरल इनकम जो है फुली एग्जेम्प्ट है, कुछ भी उस पे टैक्स नहीं लगती। फिर इनकम फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, अगर आप प्रोविडेंट फंड से कोई भी इनकम कमा रहे हो तो वो फुली एग्जेम्प्ट है। प्रोविडेंट फंड से कोई भी इनकम कमा रहे हो फुली एग्जेम्प्ट है। गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स, अगर रिलेटिव से कुछ गिफ्ट अगर रिसीव कर रहे हो फुली एग्जेम्प्ट है। फिर डिविडेंड इनकम, मतलब अगर मम्मी पापा से अगर गिफ्ट रिसीव किए तो फुली एग्जेम्प्ट है। फिर डिविडेंड डिविडेंड इनकम ये फुली एग्जेम्प्ट है। अगर आप लोगों को डिविडेंड इनकम कहीं से मिल रहा है दोस्तों, फुली एग्जेम्प्ट है। स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन, अगर स्कॉलरशिप मिल रहा है एजुकेशन के लिए तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। मतलब ये सारे ऐसे इनकम्स है जिस पे टैक्स नहीं लगता, ये सारे ऐसे इनकम है जिस पे टैक्स नहीं लगता। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस। एक बार कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच, बाय बाय। टैक्स का थियरी डन।